नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हिस्ट्री का जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है उसमें थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे आप लोग। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, कल मैंने जैसे पूछा था कि क्या 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी लेकर के आया जाए, तो लोगों ने कहा है कि हाँ सर 3 दिन ज्योग्राफी लेकर आया जाए। तो कुछ और पोर्शन हिस्ट्री का ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद 3-3 दिन का शिफ्ट मैं ला दूंगा कि 3 दिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, साथ में 3 दिन मैपिंग प्लस ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है ट्रेड यूनियन, उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो बनती है उसके बारे में। तो रोज़ की तरह ही पहले शॉर्ट नोट से स्टार्ट करेंगे, और कल भी मैंने कहा था पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश किया करिए। ये कहने के बजाय कि सर लेक्चर बहुत अच्छा है, बूम बड़ा का जो भी आप लोग बनाते उसमें इमोजी। एक चीज़ और है कि जो मैं हैंड रिटन देता हूँ ना, केवल वो ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए रादर देन कि पूरा नोट्स पढ़ने के। ठीक है, क्योंकि वो जिस्ट होता है। अगर आप लोग केवल लेक्चर का 15 मिनट स्टार्टिंग जिस्ट भी देख लो तो भी आपका काम बन जाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा लेक्चर इसलिए देखना है क्योंकि वो रिपीट हो जाता है, 2 बारी हो जाता है। तो आप एक ही लेक्चर में एक चीज़ 2 बार सुनते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कारगर है, ये वाकई कारगर है। जो लोग इसको नियमित रूप से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये कारगर है। अच्छा, जो लोग डेली देख रहे हो वो लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैं डेली देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन को लेकर के। देखिए, ट्रेड यूनियन में एक नाम आता है, नाम है वीपी वाडिया। क्या नाम है? वीपी वाडिया। ठीक है ना, वाडिया। ट्रेड यूनियन में ये नाम आता है वीपी वाडिया जी का। तो जो वीपी वाडिया हैं ये क्या कर रहे हैं? तो मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? मद्रास में कर रहे हैं 1918 में। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगी वर्ष 1918 में हो रही है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वीपी वाडिया महोदय के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, पूछता है कि भारतीय नाविक संघ की स्थापना कहाँ हुई। दूसरा प्रश्न ये भी पूछता है एग्जामिनेशन में। तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि नाविक संघ की स्थापना हुई कलकत्ता में, क्योंकि ऐसे समझ लेंगे कि बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल के किनारे पड़ रहा है, तो वहाँ से नाव जो है आ रही है जा रही है, ऐसे करके समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि बंदरगाह है, ऐसे समझ लेंगे कि बंदरगाह है। ठीक है, फिर एक और एसोसिएशन के बारे में पूछता है, इसका नाम है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये गांधी जी के समय की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना हुई है 1918 में। ठीक है, फिर भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक भी बोल रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कब स्थापित होता है? इसका डायरेक्टली वर्ष पूछता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 31 अक्टूबर सन 1920 को। और 31 अक्टूबर किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो एटक की स्थापना हो रही है और किसके द्वारा हो रही है? तो यहाँ पर नारायण मल्हार जोशी, जिसको NM जोशी कहा जा रहा है, वो एटक की स्थापना कर रहे हैं। किसके बिहाफ पे हो रही है? तो बेसिकली 1919 के दौरान ILO बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, मजदूर संघ बना। तो इसने क्या किया, जब वैश्विक रूप से एक मजदूर संघ की स्थापना हुई। देखिए 1919 क्या समय है? पहले विश्व युद्ध के बाद का समय है, यानी कि खत्म हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बना। मजदूर संघ बनने के बाद ये हुआ कि मजदूरों को सशक्त किया जा रहा है। तो उससे प्रेरित होकर के 1920 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा एटक की स्थापना की जा रही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जा रही है। इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं? पहले तो ये पूछता है कि एटक कब बना, तो आप बता दोगे कि 1920 में बना। ठीक है, 31 अक्टूबर को बना। पहला ये बता दोगे किसके द्वारा बनाया गया, या नींव किसके द्वारा रखी गई? तो NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा नींव रखी गई। फिर पूछा जाता है किससे प्रेरित होकर के एटक की स्थापना हुई? तो ILO से प्रेरित होकर के एटक की स्थापना हुई, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1919 में आया दोस्तों। फिर अगला है जो इसमें पेट क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर PYQ उठाओगे पूर्वावलोकन घटना चक्र की, तो उसमें देखोगे क्या पेट क्वेश्चन है। पेट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष कौन था, जो एटक है उसका पहला अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष हैं। फिर पूछता है उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष का नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, तो जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। फिर पूछता है इसके महामंत्री कौन है? तो दीवान चमन लाल जो है इसके महामंत्री हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एटक के बारे में इंपॉर्टेंट है। फिर पूछता है कभी कभी कि एटक का विभाजन कब हुआ? तो सन 1929 में एटक का विभाजन होता है। नागपुर सेशन चल रहा था उस समय कांग्रेस का, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। एक तो हो गया आपका नागपुर,
इसके बाद आज का जो सेकंड, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कब बना, कौन कौन गया इसमें, इसके विषय में प्रश्न पूछता है। तो पहली चीज़ है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हिंदी में भी ऐसे ही लिखता है और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इंग्लिश में भी लिखता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कब बना, इससे प्रश्न पूछता है। तो 1919 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रशिया में बन रहा है। कौन बना रहा है? तो व्लादिमीर लेनिन, पूरा नाम बीच में कुछ और है तो व्लादिमीर लेनिन याद रखेंगे, या केवल लेनिन भी याद रख सकते हैं, आशा है आप लोगों ने सुना होगा। तो लेनिन जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? तो रशिया में कर रहे हैं। किसको बुलाते हैं? बुलाते हैं एम.एन. रॉय को, ठीक है, एम.एन. रॉय को बुलाते हैं मॉस्को में, ठीक है, इसमें ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसके सदस्य भी बन जाते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य भी बनते हैं। तो प्रश्न क्या पूछता है? पहला प्रश्न पूछता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हो रही है? तो मॉस्को में हो रही है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कब बना? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बन रहा है आपका 1919 में, साम्यवादी दल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा चीज, या वैश्विक साम्यवादी दल के नाम से दे सकता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि स्थापना कौन कर रहा है? तो लेनिन कर रहे हैं। पूछता है भारत से कौन इसका सदस्य बनने के लिए या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया? तो उसका नाम है एम.एन. रॉय, ठीक है। अब देखिए, एम.एन. रॉय सीख चुके हैं साम्यवादी चीजें, ठीक है, क्योंकि वो लेनिन के साथ मिल चुके हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के गठन के दौरान। अब वो क्या करते हैं? पहला बनाते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक 1940 में, ये बाद में बना रहे हैं, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय हैं जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, ठीक है। एक बात और जाननी है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो सदस्य हैं आपके एम.एन. रॉय, ये जब यहाँ पर आते हैं कानपुर में तो साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और उसकी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि एक अच्छे लीडर के रूप में उभरते हैं। तो सरकार जब देखती है कि कम्युनिस्ट जो है कानपुर में अपना दबदबा बना रहे हैं, तो इनके विरुद्ध एक केस होता है, ठीक है, इसकी षड्यंत्र जो साम्यवादी लोग कर रहे हैं, तो उसको नाम दिया जाता है कानपुर षड्यंत्र या कानपुर साम्यवादी गुट के विरुद्ध षड्यंत्र, ठीक है ना। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, कानपुर कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी बढ़ती शक्ति थी या प्रभाव था किसका? कम्युनिस्टों का, उसको रोकने के लिए, या साम्यवादियों का, उसको रोकने के लिए काम हो रोकने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र या कानपुर केस हो रहा है, उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं? देखिए, सबका नाम याद करना है, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 करके लिख दिया है। एक बारी आपस में, अगर 2 दोस्त आप लोग रह रहे हो या 3 फ्रेंड्स रह रहे हो, तो आपस में मैंने कितनी बार कहा है कि जैसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस लिखो और नीचे जो है लाइन वाइज सबका नाम लिख दो, क्योंकि षड्यंत्र का एक बार पता चल गया कि 1924 के आसपास में हो रहा था, उसके बाद उसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। कहानी मैंने आपको बता दी है। कौन कौन है? एम.एन. रॉय है, ठीक है, ऐसे डांगे हैं, ठीक है। फिर मुजफ्फर अहमद है, सेम चीज जो है आप लोग मुजफ्फर अहमद हिंदी में लिख लीजिएगा, S.A. डांगे, ठीक है। एम.एन. रॉय, शौकत उस्मानी, ठीक है, गुलाम शौकत हुसैन, ठीक है। फिर आता है रामचरण लाल शर्मा, फिर आता है सिंगारवेलू चेट्टियार, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है कानपुर केस में जो है पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब अगला आता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का क्रांतिकारी चरण। तो डायरेक्टली प्रश्न यहां से पूछता है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस का या ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण है, वो कब से कब तक चल रहा है? तो याद कर लीजिए, 10 साल चल रहा है, 1226 से लेकर के 1236 के बीच में ये चलता है, ठीक है। यहां से टॉपिक चेंज हो जा रहा है हम लोग का, ठीक। तो एक बारी मैं रिकैपिचुलेट कर दे रहा हूं क्या क्या हो रहा है। तो मद्रास में मजदूर संघ बन रहा है, वीपी वाडिया इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 1918 में भारतीय नाविक संघ बनता है कलकत्ता में। फिर बात आती है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की, तो 1918 में गांधी जी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब बनता है। फिर भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है, इसको एटक भी बोल रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 31 अक्टूबर 1920 में बनता है, ठीक है। अब एटक की स्थापना कौन कर रहा है? तो एन.एम. जोशी कर रहे हैं। फिर किसके रेफरेंस से बना, यानी किससे प्रेरित होकर के बना? तो आईएलओ आता है 1919 में, उसी से प्रेरित होकर के इसकी स्थापना की जाती है। अब जो एटक है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय, सबको आपको याद हो गया होगा, आप लोग साथ में बोलिए। अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय है। उपाध्यक्ष कौन है? तो जोसेफ बैप्टिस्टा है। और इसके बाद महामंत्री कौन है? तो दीवान चमन लाल है,
ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि एटक का विभाजन होता है 1929 में कानपुर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू किस किस उसकी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की है। फिर बात आती है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, जिसको व्लादिमीर लेनिन बना रहे हैं 1919 में। कहाँ पर बना रहे हैं? तो मॉस्को में बना रहे हैं। जिसमें पार्टिसिपेट करने कौन गया है? तो लेनिन के बुलाने पर एमएन रॉय जो है गए हैं उसमें पार्टिसिपेट करने। तो प्रथम भारतीय जो कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करने गया है उसका नाम है एमएन रॉय। और अब ये कम्युनिज्म यानी कि साम्यवादी चीज़ें सीख चुके हैं, क्योंकि लेनिन के जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बन रहा है उसमें ये पार्टिसिपेट किए हैं। तो भारत में आते हैं तो ये लोग कानपुर में अपना पूरा जाल जो है फैलाते हैं, साम्यवादी लोग। तो जब सरकार देखती है कि स्ट्रांग हो रहा है तो क्या करती है? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र या कानपुर षड्यंत्र में कुछ लोगों को फंसा देती है, जिसमें मैंने आपको 7 नाम बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? तो एमएन रॉय बताए हैं, ऐसे डांगे बताया है, मुजफ्फर अहमद बताया, शौकत उस्मानी बताया, गुलाम शौकत हुसैन बताया, रामचरण लाल शर्मा बताया और सिंगार वेलू चेट्टियार बताया। और फिर मैंने कहा कि ट्रेड यूनियन का मूवमेंट का जो क्रांतिकारी चरण है वो कब से कब तक चल रहा है? तो 26 से 36 तक चल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर खत्म हो गई। अब आती हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पहले से पता है। क्या है? रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का गठन किया जाता है। ठीक है, प्रभावी योजना का गठन किया जाता है। तो जब इसको 1919 आता है तो क्या कर देते हैं? ये बन के तैयार हो जाता है, यानी कि इसको पारित कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं। ठीक है, पारित मतलब रेटिफाई कर देते हैं। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ। इंग्लिश वाले विद्यार्थी, उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो कभी नहीं ऐसा कहते हैं कि सर इतनी ज़्यादा हिंदी लिख रहे हो। उन्हें मतलब है स्टोरी से और फैक्ट्स से। हिंदी वाले विद्यार्थी पता नहीं क्यों मेरी लैंग्वेज पर या मतलब लिखने पर ज़्यादा जोर देते हैं। आप कहानी सुनो ना यार, कहानी सुनो, क्योंकि रटना आपको ही है। तो आप फैक्ट फिर रट लेना, कहानी सुन के दिमाग में बैठा लो। चलो, तो रॉलेट एक्ट आपको पता चल गया कि सिडनी रॉलेट इसमें क्या है? अध्यक्ष है। 1917 में गठित होता है आतंकवाद के विरुद्ध जो है करने के लिए। अब गठन का मतलब कि भाई काम उसमें शुरू हो गया है। और पारित कब हो रहा है? 1919 में पारित हो रहा है। ठीक है, फिर इसको क्या बोल रहे हैं? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यानी कि काला कानून के नाम से भी जाना जा रहा है। क्या जाना जा रहा है? काला कानून के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यह पारित हो रहा है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय है। 1916 से लेकर के 21 तक वो रहते हैं भारत में। और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। अगर कभी कभी पूछता है कि गांधी जी का पहला साहसिक कदम किस एक्ट के विरुद्ध में आया, तो साहसिक कदम आता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछता है। फिर पूछता है कि रॉलेट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा उपयोग किया गया 3 राजनीतिक मंच। रॉलेट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा उपयोग किया हुआ 3 राजनीतिक मंच कौन कौन है? तो पहला है होम रूल लीग, जो आपका एनी बेसेंट और तिलक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है खिलाफत, जो कि टर्की के खलीफा हैं। उनको जब पदच्युत किया जाता है तो जितने मुस्लिम होते हैं, ठीक है, वो एकजुट होते हैं। तो उसमें भी गांधी जी अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना नहीं मतलब राष्ट्र का बेनिफिट देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है साथ में मिलके लड़ेंगे। ठीक है, और तीसरा है सत्याग्रह सभा। तो ये 3 है जिसको रॉलेट के विरुद्ध गांधी जी द्वारा उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल घोट जाइए, क्योंकि यूपीपीसीएस का ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूर्व में आए हुए प्रश्न है। अब देखिए, जलियांवाला बाग मसाकर की बात कर रहा है। मसाकर मतलब होता है कि वो जलिया हत्याकांड। ठीक है, मसाकर मतलब होता है हत्याकांड। तो मैं मसाकर अगर बोलूँगा तो आप लोग हत्याकांड से समझ लेना, हत्याकांड, MASSACRE। ठीक है ना। चलो, तो चलिए, तो क्या होता है इसमें जलियांवाला बाग कांड में? 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वैशाखी का दिन था। ठीक है, हुआ क्या कि बहुत सारे लोग, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग एक जलियांवाला नामक बाग है वहाँ पर एकत्रित होते हैं, जनसभा है। और शांतिपूर्वक जो है ये आपका लोगों को एक प्रदर्शन होता है। किसके अगेंस्ट में प्रदर्शन हो रहा है? तो 2 व्यक्ति हैं, एक है सैफुद्दीन किचलू और एक है डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो उसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर 2 व्यक्ति कार्यरत हैं। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर 2 व्यक्ति कार्यरत हैं। एक है जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिसका नाम है ओ डायर। ठीक है ना, उसके नाम की स्पेलिंग DWER करके है, डिफरेंट है। और दूसरा है जो कि सेना का प्रधान है वहाँ पर, जो कि गोली चलाने का आदेश दे रहा है, उसका नाम है REH डायर। तो बस H डायर से उसको याद रख लो। ठीक है, रेनेगेल्ड H डायर, R डायर या H डायर जो भी मन करे याद कर लो। रेनेगेल्ड H डायर करके उसका नाम है। अब देखिए हो क्या रहा है। तो H डायर ने जलियांवाला बाग
कराया, मतलब कि जलियांवाला बाग कांड में क्या करवाया, गोली जो है, गोली चलाने का आदेश दिया। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो पहला ये क्लियर हो गया। क्या क्या इसमें काम हो रहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था और उसके साथ साथ नाइट की उपाधि बाद में मिली, इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि इसमें त्याग दी। ये चीज याद रखनी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या त्यागा, नाइट की उपाधि को त्याग दिया। शंकर नायर एक व्यक्ति हैं, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल थे, उस पद से इस्तीफा दे देते हैं कि अब मैं उसमें नहीं रहूंगा। हंटर कमीशन बैठता है 1919, जो 13 अप्रैल को हुआ, ये जलियांवाला बाग मसकर, जिसमें 1000 लोग, मतलब ऐसे सरकारी डेटा के अनुसार तो 300-400 लोग के दिखाया जाता है कि घायल हुए, डेथ कम हुई, लेकिन ज़्यादा लोग घायल हुए। एक्चुअली क्या था ना कि जो वो बाग था जलियांवाला बाग जिसके नाम से जाना जा रहा है, उसके बीच में एक कुआं था। तो जब गोली चलाने का आदेश होता है, लोगों को ये विश्वास नहीं था कि गोली चल जाएगी। गोली चलाने का निहत्थे लोगों पर जब आदेश हो जाता है और गोली चलने लगती है, तो लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे दीवार फांदने की कोशिश करते हैं, तो दीवारों पे भी बहुत सारे स्पॉट आज भी आपको मिलेंगे अगर आप अमृतसर जाओ, जलियांवाला बाग देखो तो। फिर कुएं में बहुत सारे लोग गिर गए, कुएं में डेथ हो गई, ठीक है, गिर गिर के, मतलब पूरा कुआं पट गया। सोचिए, इस मतलब पूरा नहीं पटा, मतलब पट गया, लेकिन फिर भी नीचे का बेस। तो बहुत सारे लोग 50, 60, 100 की संख्या में लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए। लोग दीवालों पे चढ़ने की कोशिश की एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें किसी के हाथ पे, किसी के आंख पे, किसी के सर पे गोलियां लगी। बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन में नहीं जाऊंगा। तो उसकी जांच के लिए एक बैठक बैठती है, इसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में पूछता है कितने भारतीय सदस्य हैं, ठीक, भारतीय सदस्यों का नाम पूछता है। तो पहले है H.C. सीतलवाड़, क्या नाम है, H.C. सीतलवाड़, बस सीतलवाड़ को मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, H.C. सीतलवाड़। पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण, ठीक है। और तीसरा है सुल्तान अहमद खान, सुल्तान अहमद खान, ठीक है। सरकार क्या कहती है हंटर कमीशन में, किसी को सरकार दोषी नहीं ऐसा लेकर के आ जाती है कि भाई जो भी चलवाया वो कोई दोषी वोषी नहीं है, सरकार रिटेलिएशन में ऐसा कर दी है, मतलब आत्मरक्षा में ऐसा कर रही है, इस तरह का कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर जो रेनेगल डायर है उनको क्या क्या मिलता है, REH डायर जो है उसको क्या क्या मिलता है, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ये टाइटल मिल रही है। यहाँ तो इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, जब ब्रिटेन में जा रहा है तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक की टाइटल मिल रही है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है, और मान के तलवार की उपाधि मिल रही है। इनको क्या मिल रही है, मान के तलवार की उपाधि। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक बच्चा है जो कि काफ़ी छोटी आयु में, 10-11 साल की आयु में ये सारा देख रहा है, और लोग जो मरते हुए लोग हैं उनमें से लोगों को पानी पिला रहा है और बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है। नाम है उसका उधम सिंह। जब वो बड़ा हो जाता है तो 1940 में चले जाते हैं वो भी इंग्लैंड, और वहाँ पर माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं, जो कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। गलत हत्या करते हैं, लेकिन ठीक है, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल ये भी थे। तो माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं, ठीक है। फिर मॉन्टेग्यू क्या कहता है, मॉन्टेग्यू कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय ये हो रहा है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था सुधार, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू उस समय क्या है, आपका वहाँ के सचिव हैं। तो मॉन्टेग्यू कहते हैं ये प्रिवेंटिव मर्डर था। क्या था, प्रिवेंटिव मर्डर। प्रिवेंटिव मर्डर का मतलब होता है कि भाई, तो मतलब प्रिवेंटिव मर्डर कह रहे थे हिंदी में, जो भी हो इसको, ठीक है। CF एंड्रयूज क्या कहते हैं कि जानबूझकर की गई हत्या। तो यहाँ पर दो चीज़ मैंने और बता दी कि मॉन्टेग्यू कह रहे हैं प्रिवेंटिव मर्डर है, और CF एंड्रयूज कह रहे हैं जानबूझकर की गई हत्या है। दोनों बात आप लोग याद रखेंगे। फिर अब हम लोग का यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो खिलाफत पहले कमेटी बन रही है। देखिए हो कहाँ से रहा, अभी पूरी बातें बता रहा हूँ। खिलाफत कमेटी के कौन कौन हेड हैं, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो व्यक्ति मेन हैं, ठीक है। तो मेन व्यक्तियों का नाम आपको पता चल गया। इसके अलावा और कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि पहले शिक्षा मंत्री भारत के बनते हैं। फिर हकीम अजमल खान है और हसरत मोहानी जी हैं। तो ये 5 नाम याद कर लो कि खिलाफत कमेटी बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि तुर्की का जो सुल्तान है, जिसको इस्लाम का खलीफा माना जाता है, ठीक है, तुर्की का जो सुल्तान था, इसको इस्लाम का खलीफा माना जाता था। इसको जो है, चूंकि तुर्की जो थी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज, जो भी मित्र राष्ट्र थे ना, अलाइड कंट्रीज यानी कि मित्र राष्ट्र, रुको यार, ठीक है, मित्र राष्ट्र जो थे उनके अगेंस्ट जो है फाइट कर रहा था टर्की। तो उस समय क्या होता है कि
तो खलीफा को पद से हटाया जा रहा है। ये लोग क्या चाह रहे हैं, कोई भी मुस्लिम क्या चाह रहा है कि खलीफा पद पे बना रहे, ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य भारतीय मुस्लिम ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगता है। मतलब ऑटोमन साम्राज्य के जो ऑटोमन साम्राज्य मतलब वही हुआ ना कि जो भी टर्की वाला एरिया है, तो वहाँ पर खलीफा चाहते हैं कि ये लोग बने रहे, जो इतने भी मुस्लिम हैं विश्व के। इसी कारण भारतीय मुस्लिम भी ब्रिटिश साम्राज्य से संप्रदाय से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रश्न आता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इतने लोग खिलाफत कमेटी में है, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो अध्यक्षता 23-24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी बन रही है। 24 नवंबर वाले में महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे हैं, इनका कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है, महात्मा गांधी, ठीक। अब महात्मा गांधी इसमें क्या सोचते हैं, एक तो जुगाड़ सोच लेते हैं। क्या जुगाड़ सोचते हैं, जुगाड़ नहीं मतलब सही चीज़ थी उस समय के हिसाब से, तो समझाने के लिए बस इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक जुगाड़ सोच लेते हैं। कहते हैं स्वर्णिम अवसर है, किस चीज़ का, तो हिंदू मुस्लिम एकता दिखा देंगे, और जो हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन एक लाने वाले हैं, उसमें और व्यापक स्तर पर चीज़ें हो जाएंगी। इसमें एक व्यक्ति और है, हकीम अजमल खान, नाम याद रखिएगा, हकीम अजमल खान, ठीक है ना। तो अजमल खान महोदय क्या करते हैं, हाजिक उल मुल्क की इनको उपाधि मिलती है 1908 में, इसको त्याग देते हैं। ये 1908 में इनको हाजिक उल मुल्क की उपाधि मिली रहती है, जिनको त्याग देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या एक स्टेटमेंट देते हैं कि खिलाफत को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि हम इसको देश की स्वतंत्रता वाले आंदोलन के साथ जोड़ देंगे खिलाफत आंदोलन को, ठीक। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध करते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि खिलाफत जो है ना वो खलीफा से बना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। खिलाफत जो है खलीफा से बना है, ये खिलाफ वर्ड से नहीं बना है कि किसी के अगेंस्ट हो, इससे नहीं बना हुआ है, ठीक। अगेंस्ट का मतलब होता है मुखालफत, वो वर्ड अलग है, क्या है, मुखालफत, ठीक। तो यहां पर वर्ड्स याद रखेंगे कि खिलाफत जो है वो खलीफा से बना हुआ डेरिवेटिव है, उसका उससे डिराइव है। फिर खिलाफत आंदोलन में कौन नहीं शामिल हुआ, ये भी एक प्रश्न पूछता है। तो मदन मोहन मालवीय नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं शामिल हुए ये भी जानिए, क्योंकि वो हिंदू महासभा बनाते हैं 1915 में, तो थोड़ा हिंदूवादी व्यक्ति हैं ये, ठीक। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, तो इनका जो है ना हिंदूवादी हैं, तो ये मुस्लिम आंदोलन से में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं हो रहा है, और उन्होंने कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया कि कांग्रेस क्यों इसमें शामिल हो रही है, ठीक। इसका भी ये विरोध करते हैं। फिर अब स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को अभी तक स्टोरी जो है अच्छी लग रही होगी, और आप जाके एक बार पूर्वावलोकन देख लेना। अगर सच में तैयारी कर रहे हो तो एक बारी जाके बस पूर्वावलोकन देख लेना। दिन भर क्या कर रहे हैं आप लोग उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जब मेरा लेक्चर आता है तो ये 1 घंटा और उसके बाद 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर पे, इतना अगर दे दोगे ना यार, हमारे 108 दिन की जो सीरीज़ चल रही है, इतना बढ़िया तैयारी हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाह रहे हैं कि आप लोग बस सपोर्ट करो उस 1.25 घंटे हम लोग को देने के लिए। असहयोग आंदोलन क्या है, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है। उस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है प्रस्तावित कर रहे हैं इसको। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 1 अगस्त 1920 को किसकी डेथ हुई, तिलक की डेथ हुई। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है, तिलक की डेथ हुई, डाइड, ठीक। बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है, और उसी दिन से गांधी जी स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन अकेले। ये पॉइंट याद रखना कि गांधी जी अकेले स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पहले से प्रायोजित था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टार्ट करती है, तो सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में, वहां से कांग्रेस जो है इसको सपोर्ट करती है। विरोध कौन करता है इसका, तो CR दास इसका विरोध करते हैं, ठीक है ना। चित्तरंजन दास जो है इसका विरोध करते हैं। अच्छा, जब विरोध करते हैं तो क्या होता है, फिर से दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है, फिर से एक सेशन हो रहा है, नागपुर सेशन हो रहा है। इस पर असहयोग पर व्यापक चर्चा होती है, और उसके बाद इसको रेटिफाई किया जाता है व्यापक रूप से, ठीक है। यानी कि अनुसमर्थन मिल रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग व्यापक रूप से। अभूतपूर्व सफलता किन किन हिस्सों में मिलती है, इस पर प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला तो दिए, लेकिन भारत के किन हिस्सों में सफलता मिली, तो उत्तरी भारत में मिलती है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी आंदोलन है तो उसका सेंटर यूपी बिहार है ही है, ठीक है। कोई भी आंदोलन आप उठा लेना तो यूपी बिहार उसका सेंटर होगा ही होगा। चाहे 1857 की क्रांति उठा लो, ठीक है, चाहे असहयोग आंदोलन उठा लो, कोई भी आंदोलन उठा लो, क्योंकि भाई यूपी के लोग जो है ना उसमें पार्टिसिपेट उस समय करते थे। फिर बंगाल हो गया, बंगाल भी दूसरे नंबर पे रहता ही रहता है हमेशा।
और पश्चिमी भारत भी इसमें रहता है। तो ये चीज़ याद रखनी कि कौन कौन से हिस्से भारत के असहयोग आंदोलन के समय अभूतपूर्व सफलता दिलाए। तो पश्चिमी भारत दिलाया, बंगाल दिलाया और उत्तरी भारत दिलाया। ठीक है, अब उस समय क्या हुआ ना, एक ट्रेंड चला कि जितने भी न्यायालय हैं, जो लोग उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यायालयों में, जुडिशरी में, तो वो लोग जो है वो करेंगे, मतलब बहिष्कार कर देंगे। तो कौन कौन किया, तो देखिए जितने क्या बोलते हैं कि एडवोकेट हैं, सबका नाम याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जी ने बहिष्कार कर दिया, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बाप बेटा दोनों बहिष्कार कर दिए। लाला लाजपत राय ने बहिष्कार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने भी कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कर दिया। तो इन पांचों लोगों ने क्या किया, न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। गांधी जी ने क्या कहा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के भीतर 1 वर्ष में स्वराज का नारा दे दिए। गांधी जी थोड़े से ज़्यादा आशावादी व्यक्ति थे, तो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तुरंत कह दिए कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज ले लेंगे। ठीक, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया किसने, तो ये असहयोग आंदोलन से, और कैसरे हिंद वापस किया गांधी जी ने इसी टाइम में। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आज का सारा नोट्स, जो कि मैंने 25 मिनट में कवर किया है। अब इस 25 मिनट को देखने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन करने जा सकते हो, और जिसको रुकना है वो रुके, और मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ उसको भी सुन ले, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से। ठीक है, तो हम लोग का आज का टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं तेजी के साथ पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा कि 55 मिनट से पहले इसको खत्म कर दिया जाए। आइए स्टार्ट हो रहा है। वीपी वाडिया एक व्यक्ति हैं। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित होती है मद्रास मजदूर संघ, जो कि भारत की प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन होता है। इसके बाद बंबई में होता है और कलकत्ता में अलग अलग संगठन, और मद्रास में 4 मजदूर संघ बनते हैं। लेकिन कलकत्ता में जो बनता है उसका नाम है भारतीय नाविक संघ। तो ये कहाँ बना, कलकत्ता में बना। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हो रही है महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी याद रखेंगे, 1918 में। और वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था इनका, उसी टाइम में हो रहा था ये। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस आती है, इसका नाम होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक, मैंने बताया था। एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में इसकी स्थापना होती है। कहाँ स्थापना होती है, बंबई में होती है, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। 31 अक्टूबर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार नोट्स पूरा स्किप करके बस आ गया। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा कि स्थापना का कारण क्या था, जो आपका अटैक आया था। तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। उसी से प्रेरित होकर के जो है श्रमिकों ने एक भारतीय संगठन बनाया था। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे आपका जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री कौन थे, दीवान चमनलाल। तो चमनलाल का नाम आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा। प्रथम विभाजन हुआ 1929 में नागपुर अधिवेशन में, जिस समय जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात आती है तो 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन ने और रूसी पार्टी द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। एक पॉइंट मेरे नोट्स में छूट गया था, उसको नोट कर लीजिएगा। रूसी पार्टी बोल्शेविक जो है वो भी उसमें शामिल थी। और कौन गया, तो एमएन रॉय जो है लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गया और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। तो ये भी पूछता है कि भारतीय पहले सदस्य कौन है, तो वही है एमएन रॉय, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बन रहे हैं। कानपुर कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला, जिसको कानपुर षड्यंत्र या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। 1924 में चलने वाले इस मुकदमे में एमएन रॉय, श्रीपद अमृत डांगे या एसए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलू चेट्टियार पर केस या मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है या था। ठीक है, फिर आता है ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय कब तक है, तो 26 से लेकर 39 तक। मैंने इसको 26 से लेकर के 36 तक बताया, तो उसको भी ठीक कर लीजिएगा। 13 वर्ष के लिए चला है। ठीक है, एक बारी नोट्स में रुके, मैं ही ठीक कर दूं, नहीं तो आप लोग के भरोसे अगर मैं रहूँगा तो ठीक नहीं करोगे यार। एक सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, बस 1 सेकेंड में ठीक कर दे रहा हूँ। ओहो, चलिए तो कानपुर, ठीक है, ये 39 तक चला क्रांतिकारी चरण जो चल रहा था। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा, गलत बता दिया था मैंने पहली बार। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष क्या है, 13 वर्ष का है, 26 से लेकर के 39 तक का है। कौन कौन है, एमएन रॉय है, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद एसए डांगे, शौकत उस्मानी आदि ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की स्थापना या रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कौन कर रहा है, तो एमएन रॉय कर रहे हैं 1940 वर्ष में। सौमेंद्रनाथ टैगोर ने 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया।
तो ये भी याद रखेंगे। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। किसने किया? तो समेंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य था कि आतंकवाद को हम लोग कुचल देंगे और उसके लिए प्रभावी योजना बनाएंगे। तो 1919 मार्च में पारित हुआ एक विधेयक जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसको क्या किया गया कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, इसीलिए काला कानून कहा गया कि सरकार जिसको चाहे पकड़ ले और जेल में ठूस दे और जब तक मन करे तब तक बंद रखे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ये सारा कुछ बवाल चल रहा था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम, अगर पूछे कि गांधी जी का पहला साहसिक कदम किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ होता है। गांधी जी किन किन 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग करते हैं इसके विरुद्ध में? तो होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा का उपयोग कर रहे हैं। 2 लोकप्रिय नेता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी होती है और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है और रेनेगल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी कि REH डायर या रेनेगल्ड H डायर से याद कर लो कि इसने क्या किया कि निहत्थी, ये याद रखना है, और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या करवा दिया। हंटर कमीशन ने कहा कि 379 लोगों की हत्या हुई है लेकिन एक्चुअली 1000 प्लस लोगों की हत्या टोटल हुई थी। अब ये जो नरसंहार हो रहा है हृदय विदारक घटना है। इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपने नाइट की उपाधि जो उनको प्राप्त होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको त्याग देते हैं। और इसी के विरोध में शंकरन नायर एक व्यक्ति हैं जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर इसकी जांच के लिए जब बहुत ज़्यादा इसका विरोध होता है, इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन में 3 भारतीय हैं, CH सीतलवाड़, पंडित जगन नारायण और सुल्तान अहमद खान। तो एक पंडित जी हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक सीतलवाड़ जी है, ठीक है। 3 भारतीय सदस्य इसमें रहते हैं। 1920 में इसकी रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि सरकार दोषी नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, कि कोई भी उपद्रव है तो वो क्रांति का रूप ग्रहण कर लेता। मार्शल लॉ अनिवार्य था उस समय और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित है, मतलब इट इज़ एक्चुअली, तो ये जस्टिफाइड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर कहते हैं कि डायर के इस मतलब हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को कहा कि निर्णय लेने की भूल, कि भाई गलत निर्णय ले लिया यार, गोली चलवा के 1000 लोग को तो मरवा दिया, क्या ही कर दिया, कुछ किया थोड़े है वो बेचारा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी भाई भारतीयों को, तो भारतीय विरोध कर रहे थे, तो क्या किए, जो ब्रिटिश थे वो इनको नौकरी से हटना पड़ा। लेकिन ब्रितानी अखबार ने उसको बहुत सारी बड़ाई की। क्या क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है ये व्यक्ति। ब्रितानी लॉर्ड सभा में उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। दोनों चीज़ याद रखेंगे। अखबार क्या कहा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। लॉर्ड की सभा क्या कही? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कही। और सरकार उसको मान की तलवार, या इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आपको, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी, ठीक है। मान की तलवार नहीं बेटर है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसको भी ठीक करना है, स्वॉर्ड ऑफ, ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इनको दे दी। 1940 में क्या हुआ कि पंजाब के क्रांतिकारी नेता हैं उधम सिंह, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी, अगर समय मिले तो उधम सिंह मूवी देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इन्होंने नरसंहार का बदला लेने के लिए कहा कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गलती से उनको मार दिया, इनका नाम था माइकल ओ डायर, ठीक है। और उसके बदले में उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग कांड पर जो है कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है, मेरे नोट्स में नहीं था इसलिए इसको इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा। ओहो, आज क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए आज कह रहा है कि रिपोर्ट जो कांग्रेस, एक सेकेंड, कांग्रेस जांच समिति, ठीक है, इसका प्रारूप कौन लिखा? गांधी जी लिखे, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या या प्रिवेंटिव मर्डर का नाम दिया, निवारक हत्या या प्रिवेंटिव मर्डर का नाम दिया। अच्छा, दीन बंधु CF एंड्रयूज ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हत्याकांड जो है जानबूझकर की गई क्रूरता है। अब आता है अपना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली हैं, मोहम्मद अली हैं, उसके बाद कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और अंसारी, डॉक्टर अंसारी शामिल हैं। तो 6 नाम जो है लिख लीजिएगा अलग से। लेकिन खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बेसिकली अली बंधुओं को ही, यानी कि शौकत और मोहम्मद अली को ही दिया जाता है, इसीलिए 2 नाम मैंने अपने नोट्स में दूसरे कलर से लिखे थे।
भारत के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। उसी खलीफा से खलीफा है, खिलाफत आया, खलीफेट। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध में लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार तुर्की साम्राज्य का विघटन कर देती है। ये चीज़ याद रखना है कि तुर्की साम्राज्य का विघटन कर देती है। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो ऑटोमन की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए क्या किया? आंदोलन प्रारंभ किया। इस खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हो गए। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को जो खिलाफत कमेटी हुई, उसकी अध्यक्षता में 24 नवंबर को अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। और 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला कि दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हो रहा है। तो ये भी ये बात याद रखनी है कि अप्रैल 1919 में क्या हुआ? तो जलियांवाला बाग कांड हुआ। और उसी वर्ष दिसंबर में अमृतसर में जब ये बवाल हो रहा है तो उधर मुस्लिम भी काफ़ी क्रुद्ध हैं, तो खिलाफत के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो खिलाफत को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पर। गांधी जी इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखे और स्वर्णिम अवसर के रूप में, और कहे कि 100 वर्ष तक भी इस तरह का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों खिलाफत को असहयोग से मिलाने का जो है जुगाड़ सोच लिया। इस दौरान एक व्यक्ति हैं हकीम अजमल खां, वो खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग देते हैं कि भाई हाजिक उल मुल्क की पदवी जो मुझे मिली है 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसको हम त्याग दे रहे हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के समय। मोहम्मद अली जिन्ना लेकिन खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में धर्म को ना लाइए। ये पॉइंट याद रखना है। इससे क्या पता चल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी आपका सेक्युलर, एक तरह से कह सकते हो, सेक्युलर नहीं कहोगे, बेसिकली ये कहोगे कि रिलीजन को अपने मूवमेंट्स के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे या रिवोल्ट्स के साथ। ठीक है। फिर गांधी जी को सावधान भी करते हैं कि आप जो है खिलाफत आंदोलन में जो इस तरह से भागीदारी ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना किया जाए, कि मुस्लिम धार्मिक नेता जो हैं या उनका कट्टरपन जो है उसको प्रोत्साहित मत करिए आप। अब इसमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। जो लोग मेन थे वही थे इसमें। 1920 में सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन होता है और जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन दोनों का मुद्दा प्रमुख रहता है। मदन मोहन मालवीय जो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया भी। ठीक है। और ये कांग्रेस के सम्मिलित होने को भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में जितना मैंने बताया वही चीज़ें थी। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें लगभग मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है। इसमें एक जो है स्टेटमेंट है कि हाँ देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, कि गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। उसके साथ सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी सामान को पूर्णतः बहिष्कार करने की भी योजना बनाई थी। असहयोग आंदोलन की बहुत सारी सफलताएं के बारे में भी इसमें बात कर रहा है कि असहयोग आंदोलन ने पहली बार देश की संपूर्ण जनता को जो है एकत्रित किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कम से कम ये कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व तो करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता था कि मुट्ठी भर लोग हैं उसी का प्रतिनिधित्व तो कर रही है। फिर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। तो अगर ये प्रश्न पूछ ले कि किस आंदोलन ने जनता को आधुनिक राजनीति से पहली बार परिचित कराया, तो उसका नाम हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और किसने भूख जगाई आज़ादी की, तो वो भी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों की मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता दोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन ने जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हटा दिया कि ब्रिटिश बहुत शक्तिशाली हैं। ये भय जो है असहयोग आंदोलन के समय में हट जाता है। गांधी जी आते हैं 1915 में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करते हैं, जिसके लिए कैसरे हिंद की इनको उपाधि दी जाती है। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय कैसरे हिंद की उपाधि दे देते हैं वापस। जमनालाल बजाज एक व्यक्ति हैं जिन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी, ये राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर देते हैं। ये भी मेरे नोट्स में नहीं था, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया, लेकिन इसके पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण उसका परिणाम वो नहीं देख सके। चौरी चौरा कांड
कि वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। ये पॉइंट नोट करिएगा, 5 फरवरी पहले माना जाता था, लेकिन वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इसमें क्या हुआ था सबको पता है, गोरखपुर के आसपास के जितने लोग होंगे, कि चौरी चौरा नामक एक स्थान है। जब यहाँ से आप लोग देवरिया जाएंगे तो वहाँ पर पड़ता है बीच में, और वहाँ पर क्या हुआ था कि किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाई गई थी। क्रुद्ध भीड़ थाने में आई और आग लगा दी। इसमें 23 सिपाही जो है मर गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे निकल क्यों नहीं पाए, क्योंकि बाहर से भैया ताला मार दिए थे वो लोग, ठीक है, तो निकल नहीं पाए। ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस चौरी चौरा कांड से जो है गांधी जी क्षुब्ध हो गए। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो गांधी जी कई बार क्षुब्ध हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये क्षुब्ध हो गए और क्षुब्ध होने के बाद आंदोलन को वापस ले लिए, जिसका बहुत व्यापक विरोध होता है। क्या क्या विरोध होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या क्या विरोध होता है, आइए। कह रहा है कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी ले लिया गया। 4 फरवरी को इन्होंने बोला, ठीक है, और बाद में 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली के सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय 1922 में ही तैयारी कर रहे थे ये। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वो कही कि भाई ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे, देखिए, डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। ये चीज़ याद रखनी है कि दिल्ली का जो अधिवेशन हो रहा है आपका कब हो रहा है, 24 फरवरी 1922। इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा। तो डॉक्टर मुंजे उसमें गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्य को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात पत्र में कही। जैसे जो विदेशी वस्त्र है उसको जलाने के लिए फेवर कौन कर रहा है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जला दो विदेशी वस्त्र। उल्टा इसके कौन सोच रहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि भाई विदेशी वस्त्र को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। इस तरह का स्टेटमेंट उनके साइड से आता है। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्र को जलाने अविवेकीय निष्ठुर बर्बादी कहा। यही मैं आपको अभी बता रहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्टीट्यूट्स खुले जो शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा भी है। पहला है कि 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, काशी विद्यापीठ कब खुला, बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली चला गया। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1919 और 1939 तक वे उसके कुलपति रहे। तो ये सारा पॉइंट याद रख लेंगे। पहला 1919 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। 1920 में ही अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 के दौरान ही, और 1921 में काशी विद्यापीठ बनारस में। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी का गठन। तो 4 लेक्चर तक हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो कल हम लोग फिर अपना लेक्चर देखेंगे। 42 से 43 मिनट का लेक्चर है, लेकिन मुझे आशा है कि इस लेक्चर को करने के बाद असहयोग, जलियांवाला बाग, उसके बाद इसके पहले का जो साम्यवादी गुट जो मैंने बताया आपको, ठीक है, या कानपुर बोल्शेविक जो घटना हुई उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न करते रहिए दोस्तों और सपोर्ट करिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको कवर करा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।